Welcome students. Welcome to the lecture number 13 of chapter Computer Networks. पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के वेब ब्राउज़र्स हैं we have discussed that. Okay. Now in today's class we are going to discuss about the mobile telecommunication technologies. सबसे पहले हम जान लें कि क्या मतलब है मोबाइल। मतलब क्या हुआ? मोबाइल मतलब एक डिवाइस विच इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, दैट इज़ पोर्टेबल। अच्छा, उसके बाद हमने बोला है कि भाई मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है वो एक नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? सेलुलर नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। और सेलुलर नेटवर्क क्या है? इज नथिंग एल्स बट अ रेडियो नेटवर्क। अब क्या है सेलुलर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क? हमने ये तो बोल दिया दैट मोबाइल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द सेलुलर नेटवर्क एंड सेलुलर नेटवर्क इज ऑल्सो अ रेडियो नेटवर्क, बट व्हाट इज बेसिकली अ सेलुलर नेटवर्क? एक तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी के पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, और हमने उस लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने उस लैंड को एक पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने उस पार्ट्स को नाम दिया सेल्स, ठीक है जी। क्या है हमारे पास? मैं आपको जरा एक डायग्राम के द्वारा भी इस बात को क्लियर करता हूं। मान लो कि हमारे पास ये एक बड़ी सी लैंड हो गई, ठीक है, और हमने इस लैंड को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो मैं इस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो जितने भी पार्ट्स बने, जैसे पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 हो गया, ये पार्ट नंबर 3 हो गया, ऐसे ये 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट, सपोज मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट को मैं क्या कहूँगा? सेल, ठीक है। हर एक पार्ट को मैं क्या कहूँगा? आई कॉल इट एज अ सेल। नाउ इन एवरी पार्ट देयर इज अ बेस स्टेशन। हर पार्ट में एक बेस स्टेशन होगा। जैसे यहाँ पे भी एक बेस स्टेशन है, यहाँ पे भी एक बेस स्टेशन है, यहाँ पे भी एक बेस स्टेशन है। हर पार्ट के अंदर एक बेस स्टेशन है और ये बेस स्टेशन क्या कर सकता है? दिस बेस स्टेशन कैन सेंड प्लस रिसीव सिग्नल्स, ठीक है। हर बेस स्टेशन की कैपेबिलिटी क्या है कि ये बेस स्टेशन सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है सिग्नल। अच्छा, लेकिन ये जितने भी बेस स्टेशन हैं ये सारे के सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। मान लो ये, जैसे सपोज इसको हम बात करते हैं कि मान लो ये F1 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो ये वाला F2 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ये वाला F3 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ये वाला F4 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ऐसे जितने भी ये सेल्स हैं, ये इनके सब पे जो बेस स्टेशन हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई ये बेस स्टेशन क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो कोई मोबाइल फ़ोन वाला बंदा है, वो जब तक इस एरिया के अंदर मौजूद है वो इस बेस स्टेशन की F8 फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। जब तक वो इस एरिया के अंदर रहेगा यही रहेगा। लेकिन जैसे वो सपोज मान लो कुछ ट्रैवल कर रहा है तो इस एरिया से इस एरिया में जैसे वो ट्रांसफ़र हो गया तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी F1 फ्रीक्वेंसी में स्विच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया जब तक वो इस एरिया में था तो F8 फ्रीक्वेंसी वो यूज़ कर रहा था। जैसे वो इस एरिया से स्विच करके सपोज मान लो दूसरे एरिया के अंदर चला गया, सो इन दैट केस ही विल यूज द फ्रीक्वेंसी दैट इज F1, ठीक है। सो एवरी सेल हैज अ बेस स्टेशन विच कैन सेंड एंड रिसीव द सिग्नल्स एंड ईच बेस स्टेशन हैज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो इफ अ मोबाइल यूजर perform a communication within that region, then he has to use that frequency. His mobile device use that frequency, and whenever he moves from one region to the another region, automatically his frequency changes,
राइट। सो ये बेसिकली कंसेप्ट है हमारे पास। नाउ सो इन दिस नेटवर्क वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। सो इन सेलुलर नेटवर्क a land is divided into areas called cells. As I already told you that the land is basically divided into cells. Every cell in the network has a transmitter and a receiver called cell site or a base station. As I told you that in each cell, in each area, there is a base station, and this base station is able to transmit and receive the data. So each cell in a network use different frequencies for the transmission of signals. Okay, when joined together, these cells provide a radio coverage over a large geographical area. ठीक है, so obviously when all these base stations are linked with each other, so क्या होगा, जब ये सारे बेस स्टेशन आपस में लिंक है तो क्या हो गया, एक मोबाइल यूजर को ये बहुत बड़ा सा लार्ज एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो कंपनी की मोबाइल सर्विस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ सेल्स इनेबल्स द मोबाइल डिवाइस टू कम्युनिकेट इवन इफ दे आर मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल वाया बेस स्टेशन, ठीक है। तो सपोज जैसे अगर कोई बंदा ट्रैवल भी कर रहा है और ट्रैवल करते हुए वो कॉलिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, तो क्या होगा, जब वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है, सो ही इज यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बेस स्टेशन, और एज सुन एज जैसे ही वो सपोज मान लीजिए ही गेट ट्रांसफर टू द अनदर बेस स्टेशन, ठीक है, अनदर एरिया, देन द हिज प्रीवियस बेस स्टेशन ट्रांसफर द कंट्रोल टू द न्यू बेस स्टेशन. Okay, so now the new base station will handle the call of that person. ठीक है, so this is basically a small introduction about the mobile telecommunication technology, right? Now after that we are going to discuss about the generation of the mobile technologies. So first we are going to learn about the 1G mobile systems, first generation of the mobile system. In the first generation of mobile system, basically they use analog signals for the communication of data or for the communication of voice data, right? जैसे पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. That landline phone will be used only for sending the voice signals or voice data. ठीक है, because हम उस लैंडलाइन फोन के द्वारा सिर्फ बात कर सकते थे. वी कैन टॉक टू द अदर पर्सन जिसको हमने कॉल मिलाई है. ठीक है, अच्छा पहली बात ये हो गई कि वो सिस्टम्स जो थे उनके द्वारा हम सिर्फ वॉइस डेटा सेंड कर सकते थे. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वो जो सिस्टम थे हमारे, वो सर्किट स्विचिंग कंसेप्ट को यूज करते थे. हम लोगों ने स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ी थी ना, तो स्विचिंग टेक्निक्स के अंदर अलग अलग स्विचिंग टेक्निक्स थी. तो बेसिकली 1G सिस्टम के अंदर सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज होती थी. ठीक है, तो पहली चीज ये कि द 1G मोबाइल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द लेट 1970s एंड अर्ली 1980s. दूसरा चीज क्या है कि द 1G मोबाइल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने आपको बोला कि दो तरह के सिग्नल्स होते थे हमारे, एक एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स, राइट? तो 1G मोबाइल सिस्टम जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को यूज करता था एंड दे हैड ओनली वॉइस फैसिलिटी अवेलेबल एंड वर बेस्ड ऑन द सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने आपको बोला कि उन लैंडलाइन फोन को यूज करके हम सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते थे. जिस भी बंदे का मैं नंबर टाइप करूंगा और नंबर मिलाऊंगा, मैं सिर्फ उसी से बात कर सकता था. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि भाई जो 1G मोबाइल सिस्टम वो सर्किट स्विच नेटवर्क को यूज करता था. अब जैसे क्या होता है, सपोज मान लो मैं किसी को नंबर मिलाता था, तो हमारे जो बेसिकली उस समय जो बेसिकली स्टेशंस होते थे, तो वो क्या करते थे, हमारी लाइन को जो हमारा जिससे भी हम बात करना चाहते हैं उससे कनेक्ट करते थे. ठीक है, और जब पूरा कनेक्शन सेट हो जाता था उसके साथ, तब हमारी कॉल मिलती थी उसके पास. ठीक है, The 1G mobile system voice was modulated to a frequency of about 150 megahertz and higher. ठीक है जी, तो जब हम 1G मोबाइल सिस्टम्स को यूज करते थे तो वहां पे हमारी वॉइस को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली
सेट कर दिया जाता था। एंड दे यूज रेडियो टावर्स फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, क्योंकि अब लैंडलाइन फोन भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पे भी हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो टावर यूज हो रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डेटा का। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द 1G सिस्टम वर इट्स लो कैपेसिटी, पुअर वॉइस लेंथ्स एंड नो सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे उस लैंडलाइन सिस्टम के भी हमारे पास, ठीक है, कि लो कैपेसिटी थी, पुअर वॉइस क्वालिटी थी एंड कोई सिक्योरिटी नहीं थी। नाउ ये तो था हमारा 1G सिस्टम्स, ठीक है, जिसमें हमारे लैंडलाइन फोन्स आ जाते हैं। नाउ अब आगे जो जनरेशन्स हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन टर्म्स का आगे वाले जनरेशन ऑफ मोबाइल सिस्टम्स के अंदर यूसेज है। सो पहली हमारे पास है एफडीएमए। एफडीएमए की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया सो दैट मल्टीपल लोग उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है जी। तो देखिए एफडीएमए के बाद में क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दिस ईच यूजर यूटिलाइजेज अ पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अवेलेबल। अब जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन के लिए हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले ली, बैंडविड्थ का मतलब है कुछ, सपोज मान लो मैंने एक एरिया बन गया मेरा 10 फ्रीक्वेंसी का, तो सपोज मान लो मेरे पास बैंडविड्थ हो गई। अब उसमें से एक फ्रीक्वेंसी एक यूजर यूज करा, दूसरी फ्रीक्वेंसी दूसरा यूजर यूज करा, तीसरी फ्रीक्वेंसी तीसरा यूजर, सपोज मेरी उस बैंडविड्थ के अंदर 10 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। सो देयर आर 10 यूजर्स यू आर यूजिंग दोज 10 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे ईच यूजर हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी एफडीएमए यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर क्या होता है, वी आर डिवाइडिंग आवर अलॉटेड फ्रीक्वेंसी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज सीडीएमए। सीडीएमए का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के अंदर क्या है कि सपोज मान लो जो सेंडर है, ही इज सेंडिंग द डेटा, ठीक है, वो डेटा कोडेड फॉर्म में आ जाएगा, और जो रिसीवर है जब वो कोडेड फॉर्म में उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, देन ही विल decode that data and obtain the original message, ठीक है। So it stands for code division multiple access. In this each user is allotted a unique code sequence, okay, हर यूजर को एक अलग सा कोड सीक्वेंस प्रोवाइडेड है। On the sender end the data signal is encoded using the given code system. तो क्या हुआ कि भाई जो सेंडर है उसको अलग कोड सिस्टम प्रोवाइडेड है, तो उसका डेटा उस पर्टिकुलर कोड सिस्टम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हुआ। नाउ उसके बाद फिर वो रिसीवर के पास गया। When the receiver receives that signal, the receiver decodes the signal according to the unique code and recovers the original data, ठीक है। तो कोड डिवीजन मतलब हो गया कि भैया हर यूजर को डिफरेंट डिफरेंट कोड दे दिए, कोड्स डिवाइड कर दिए, और जब भी कोई डेटा सेंड कर रहा है ही इज सेंडिंग अकॉर्डिंग टू हिज कोड, और जो रिसीवर है वो बेसिकली उसको डीकोड करके रिसीविंग एंड में यूजर को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। As you know that TDMA means time division multiple access, यानी कि अब हमने क्या करा, अब हमने जो मल्टीपल यूजर्स जो जिनको हम हैंडल कर रहे हैं उनमें हमने टाइम डिवाइड कर दिया कि भाई इतनी देर तक आप एक्सेस करेंगे, इतनी देर तक आप, इतनी देर तक आप। तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो इट स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दिस each user is allowed to transmit only within a specified time interval, ठीक है, ताकि एक यूजर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया तो सो दैट वो उसी टाइम पीरियड में अपना डेटा सेंड कर सकता है। डिफरेंट यूजर ट्रांसमिट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। व्हेन यूजर ट्रांसमिट दे ऑक्यूपाई द होल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। तो जैसे एफडीएमए के अंदर क्या था कि एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ थी, मान लो उसके अंदर 10 फ्रीक्वेंसीज थी, तो क्या करा हमने हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग यूजर को दे दी। सो एक बंदा एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज करके काम कर रहा है। बट इन टीडीएम में हमने क्या करा, अब हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया, हमने पूरी पूरी फ्रीक्वेंसी एक यूजर के लिए दे दी कि भैया तुम अपना जितना भी डेटा सारा इसी फ्रीक्वेंसी में भेजो। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि जैसे सपोज मान लो मैंने 10 की 10 फ्रीक्वेंसी एक यूजर के लिए दे दी, तो यहाँ पे हमने टाइम डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो फर्स्ट यूजर है वो उस पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को यूज करेगा इतने टाइम पीरियड तक,
एज सुन एज उसका टाइम खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट यूजर यूज करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से चलेगा काम इसमें। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को मल्टीपल यूजर में डिवाइड कर दिया। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल यूजर के पास हर अलग अलग कोड सिस्टम डिवाइड कर दिया। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि एक सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एक यूजर यूज कर रहा है पर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम 2G मोबाइल सिस्टम्स के अंदर। तो अब 1G मोबाइल सिस्टम जो था वो हमारा लैंडलाइन पे था। ठीक है। नाउ जो 2G मोबाइल सिस्टम आ गया, इसमें क्या चीज़ आ गई, इसमें हमारे अब मोबाइल फोन्स आ गए जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। द 2G सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1990s एंड दे यूज डिजिटल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस। ठीक है। सो रैदर देन एनालॉग सिग्नल, अब यहाँ पे किसका इस्तेमाल होने लगा, डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होने लगा फॉर सेंडिंग द वॉइस सिग्नल। यानी कि अभी भी हम इसमें वॉइस का ही इस्तेमाल कर रहे थे, वॉइस डेटा ही सेंड करते थे, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, बट रैदर देन द एनालॉग सिग्नल अब वॉइस सिग्नल को सेंड करने के लिए डिजिटल सिग्नल यूज होने लगे। 2G enables the mobile system to provide paging, SMS, voicemail and fax services. Both voice and data conversion are digitally encrypted. So अब 2G ने हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी, हम तो कॉलिंग तो कर ही सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया पेजर का। तो पेजिंग में बेसिकली क्या होता है, पेजर एक बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता था। ठीक है। और जस्ट उस डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, मैसेज को सेंड करने के लिए। जैसे मान लो कोई बंदा, किसी को बंदे को हमने पेजर दे दिया, तो अब क्या होता है कि भाई अगर उसे हमें कोई मैसेज भेजना हो तो हम उस जो कंपनी थी, हम उसको कंपनी को कॉल करते थे और हम बोलते थे कि भाई इस नंबर पे ये मैसेज सेंड कर दीजिए। तो क्या होता था, उसके पेजर में वो मैसेज आ जाता था, सो दैट बंदे को पता लग जाता था कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। ठीक है। तो पेजिंग इज जस्ट लाइक एक तरह से SMS उसको सेंड हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसमें उस पेजर डिवाइस के अंदर सिर्फ मैसेजेस रिसीव कर सकता था बंदा। सो 2G enabled द मोबाइल सिस्टम टू प्रोवाइड पेजिंग, फिर उसके बाद SMS भेजना, वॉइस मेल भेजना एंड फैक्स सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे 2G के अंदर हम वॉइस डेटा एज वेल एज जो भी हम डेटा सेंड करें, क्योंकि SMS भी भेज रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो वॉइस और डेटा दोनों जो है वो डिजिटली फॉर्म में इनक्रिप्टेड होते थे, क्योंकि भाई 2G मोबाइल सिस्टम के अंदर हम डिजिटल सिग्नल यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन। द 2G सिस्टम was based on GSM टेक्नोलॉजी। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता था कि हमने बोला कि 2G सिस्टम जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, दे यूज बेसिकली द GSM टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब GSM टेक्नोलॉजी में क्या है, अब जैसे मैंने अभी तीन तरह की टेक्नोलॉजी, तीन तरह के कंसेप्ट आपके सामने पढ़े थे ना, FDMA, CDMA, TDMA। सो देखें, GSM इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FDMA एंड TDMA। ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड हो रही है और TDMA टाइम भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या होता था, जैसे सपोज मान लो मैंने एक फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या है कि इस GSM कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, मान लो एक बेस स्टेशन है, उस बेस स्टेशन के पास 10 फ्रीक्वेंसीज हैं सपोज। अब सपोज मान लो 8 यूजर्स आ गए उसके पास कि भाई हमें कॉल करनी है, जैसे 8 बंदों ने उसी एरिया के अंदर कॉल मिलाई। तो अब ये क्या करेगा कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी उन 8 यूजर को अलॉट कर देगा। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी उन 8 के 8 यूजर्स को उसने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन उसने अलॉट किस तरह से करा है, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर अब सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग अपना वॉइस डेटा भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, टाइम डिवाइड कर देगा। जैसे कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि भैया 10 मिली सेकेंड के लिए वो फर्स्ट यूजर का डेटा सेंड कर रहा है, फिर अगले 10 मिली सेकेंड के लिए वो अगले यूजर का, फिर अगले 10 मिली सेकेंड के लिए अगले यूजर का। तो बेसिकली उसने टाइम डिवाइड कर दिया। ठीक है। कि भैया फ्रीक्वेंसी तो एक है, लेकिन अब जितने भी यूजर्स है सबको टाइम दे, सबका टाइम सेट कर दिया। सपोज मान लो मैक्सिमम वो 8 यूजर्स को एक फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट कर सकता है, तो उसने 8 के 8 को 10 मिली सेकेंड का टाइम दे दिया। यानी कि वो बातें तो कर रहे हैं, उनका वॉइस डेटा आ तो आप बेस स्टेशन पे ही रहा है, लेकिन वो बेस स्टेशन क्या कर रहा है कि 10 मिली सेकेंड पहले यूजर का डेटा सेंड करेगा, फिर अगले 10 मिली सेकेंड दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे। बट एज यू सो दैट मैंने टाइम मिली सेकेंड्स में ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा फर्क पता लगता नहीं है कि भी हमारा वॉइस डेटा रुक रुक के जा रहा है, नहीं, वो नॉर्मल वे में चला जाता है।
ठीक है। तो जीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि भैया उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एज वेल एज द टीडीएमए। ठीक है जी। तो एक तरह से भैया जो आपका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हम मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर कर रहे हैं। विद जीएसएम ऑल सब्सक्राइबर एंड वायरलेस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स नोन एज सिम। ऑब्वियसली यार आप एक चीज समझ सकते हैं, सपोज मैंने बोला एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल यूजर्स के लिए यूज कर रहा है, सपोज 8 यूजर्स को सिंगल फ्रीक्वेंसी में डेटा सेंड करवा रहा है। सो हाउ ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द यूजर, ऑब्वियसली एवरी यूजर इज डायलिंग फ्रॉम हिज मोबाइल फोन एंड एवरी मोबाइल फोन हैज अ सिम कार्ड इन इट, ओके, और सिम कार्ड का एक नंबर होता है। सो दैट्स वाई विद दैट नंबर वो बेसिकली क्या कर रहा है, लोगों के बीच में टाइम इंटरचेंज कर रहा है। सपोज विद जीएसएम ऑल सब्सक्राइबर एंड वायरलेस प्रोवाइडर्स information stored on an interchangeable module known as SIM, that is subscriber identification module, SIM card, and they used circuit switching. Okay, तो हमें समझ में आ गया कि भैया 2G मोबाइल सिस्टम के अंदर GSM टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जो कि बेसिकली FDMA और TDMA दोनों को कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हो रहा है उसके अंदर। ठीक है जी। और इन GSM टेक्नोलॉजी में जो सिंगल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल यूजर्स के बीच में डिवाइड करता था, तो वो मल्टीपल यूजर्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन कैसे करता था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम कार्ड। ठीक है, सिम कार्ड का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली। और जीएसएम टेक्नोलॉजी के अंदर सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल होता था, यानी कि डेटा जो है वो सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि पहले कम्युनिकेशन सेट होगा रिसीवर और सेंडर का, फिर उसका डेटा जाएगा। ठीक है जी। सो ये था हमारा 2G मोबाइल सिस्टम्स के ऊपर। नाउ अब क्या हुआ, ये जो 2G मोबाइल सिस्टम था इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई और ये बन गया 2.5G मोबाइल सिस्टम। अब देखो इसमें क्या है, द मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज पैकेट स्विचिंग डोमेन। अब जो हमारा 2G मोबाइल सिस्टम था वो कौन सा यूज करता था, दैट यूजेस सर्किट स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग सिस्टम में जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज एस्टैब्लिश्ड। जब दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, ओनली देन द डेटा विल ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडर साइड टू द रिसीवर साइड। ओके, लेकिन अब 2.5 जो है दैट वो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करने लगा, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में कि भाई जो भी कस्टमर का डेटा होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और हर पार्ट को हम एक पैकेट के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो पैकेट्स अलग अलग रास्ते से होते हुए सेंडर रिसीवर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो द मोबाइल टेक्नोलॉजीज यूजिंग पैकेट स्विच डोमेन इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विच डोमेन were termed as 2.5 mobile system, and they use GPRS, that is General Packet Radio Service, in addition to GSM. ठीक है, देखो होता क्या था कि पहले जब हमारे पास इंटरनेट का कंसेप्ट आया था तो क्या होता था ना, अब सपोज मान लीजिए आप इंटरनेट का पैक, जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, विच सपोर्ट्स इंटरनेट। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने मोबाइल फोन पहले यूज करता था कॉलिंग के लिए, लेकिन जब मुझे पता लगा कि यार इंटरनेट भी चला सकते हैं, तो मैं एक दुकानदार के पास गया और मैंने बोला भैया मुझे इंटरनेट पैक चाहिए। तो उसने बेसिकली मुझे एक इंटरनेट पैक रिचार्ज कर दिया। अच्छा, लेकिन उस इंटरनेट पैक को अपने मोबाइल पर चलाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले टाइम में क्या होता था कि पहले GPRS सेटिंग आती थी हमारे मोबाइल में। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, GPRS सेटिंग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ती थी। उसके बाद मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाता था अपने मोबाइल सिस्टम में। ठीक है, सो जो हमारे सेकंड जनरेशन मोबाइल फोन्स थे, ठीक है, वो GSM टेक्नोलॉजी तो फुलफिल करते थे, लेकिन अगर उसमें इंटरनेट का कंसेप्ट अगर आपने लगाना होता था तो आपको GPRS सेटिंग्स भी इंस्टॉल करनी पड़ती थी। सो दैट्स वाई लिखा है दे यूज GPRS, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, in addition to the GSM. ठीक है, with 2.5G service like MMS, sending pictures through email become possible. So obviously 2.5G सर्विस जो आई उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे, अब MMS हो गया या पिक्चर्स हो गई, ये सब हम ईमेल्स के द्वारा सेंड कर सकते थे अपना। ठीक है, यानी कि एक तरह से 2.5G ने हमें मोबाइल फोन में इंटरनेट को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। नाउ
इसके बाद क्या था, 3G मोबाइल सिस्टम्स आए, ठीक है। अब क्योंकि हमें लग गया कि भैया अब मोबाइल में सिर्फ हम वॉइस डेटा के अलावा भी काम कर सकते हैं, दैट इज़ अब हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेट को और बेहतर करना था उसके अंदर। सो अब हमारे पास आई थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल सिस्टम्स। द 3G टेक्नोलॉजीज एड मल्टीपल फैसिलिटीज to 2G phones by allowing video, audio and graphic applications, ठीक है। With the advent of 3G technologies, watching stream videos और video telephony become a reality। तो 3G टेक्नोलॉजी के आने के बाद जैसे अब हम वीडियो कॉलिंग, वॉइस, सारा कुछ वीडियो कॉलिंग, वीडियो लाइव वीडियोस को देखना, ये सारे काम पॉसिबल हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ 3G टेक्नोलॉजी, ठीक है। 3G मोबाइल सिस्टम्स और ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, और हम उसको कहते हैं UMTS और IMT 2000, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि जो 3G सिस्टम आया वो उसका मेन पर्पस क्या था भैया, उसका मेन पर्पस था इंटरनेट प्रोवाइड करना बढ़िया तरीके से, ठीक है, सो दैट आप वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह की चीज़ों को आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो 3G सिस्टम्स को हम लोग यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते थे, और IMT2 या उसको IMT 2000 का नाम भी देते थे हम लोग। अच्छा, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी IMT 2000 3G के? देखिए, पहला, अ सिंगल फैमिली ऑफ कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी यूज वर्ल्ड वाइड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि एक सिंगल स्टैंडर्ड बन जाए, ठीक है, और वही सिंगल स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड यूज करें लोग मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। अच्छा, सपोर्ट फॉर बोथ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग डेटा ट्रांसमिशन। तो जैसे हमने देखा था कि 2G वाले में हमारे पास सर्किट स्विचिंग था, लेकिन 2.5 में क्या आ गया, पैकेट स्विचिंग आ गया, और जो 3G था वो बेसिकली दोनों को सपोर्ट करता था, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग दोनों को, ठीक है। डेटा रेट्स अप टू 2 Mbps डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी, ठीक है। तो डेटा बेसिकली जो डेटा रेट, जिस रेट में डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है वो था 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 मेगाबिट्स सेंड कर सकता था। हाई बैंडविड्थ एफिशिएंसी, ऑब्वियसली इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिल गई हमें, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ वॉइस डेटा नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ पे अब सपोज मान लीजिए जो है वीडियो भी जा रहा है, इंटरनेट की हम डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड होना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को बढ़ाना तो ज़रूरी है ये। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे 3G मोबाइल सिस्टम्स के। 4G मोबाइल सिस्टम्स, अब देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3G एंड द 4G, सो वी कैन से दैट कि भाई 4G हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन 3G, but the main difference is that 4G gives you the higher browsing capacity, okay। 4G मोबाइल सिस्टम ने आपको क्या प्रोवाइड करी, दे प्रोवाइडेड यू द हायर ब्राउजिंग कैपेसिटी, मतलब आप और फास्ट वे में इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो 4G मोबाइल नेटवर्क्स विल बी बेस्ड ऑन द पैकेट स्विचिंग ओनली, ठीक है। तो 4G नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग यूज होती है। इट विल बी एबल टू सपोर्ट फास्टर ट्रांसमिशन एंड दे आर प्रोजेक्टेड टू प्रोवाइड स्पीड अप टू 100 Mbps while moving and 1 Gbps while stationary, यानी कि अगर आप सपोज मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, इट मीन्स आपका ट्रैवल मीन्स आपका मोबाइल डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल हो रहा है, सो इन दैट केस वो 100 Mbps आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और 1 Gbps वी आर टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे 100 Mbps थी, यहाँ पे अब अगर आप एक ही जगह पे मौजूद हैं, यानी घर पे बैठे हुए एक जगह पे एंड यू आर यूजिंग इंटरनेट, सो इन दैट केस आपको 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है जी। एंड इट इज अ वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी, वी नो दैट, एंड 4G कैन प्रोवाइड बेटर देन टीवी क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियो लिंक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास 4G मोबाइल सिस्टम्स तक के बारे में हमने पढ़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।